Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. कर दीजिए confirm. So आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मॉड्यूल सी यूनिट 25 कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और टर्म लोन्स का थर्ड पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे और हमारी ये सीरीज है उसका नाम है कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चंस बी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो देखिए, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. और इसमें हम लोग जो सीरीज या जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो हम कंसेप्ट्स इन क्वेश्चंस क्लासेस, प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस थ्रू केस स्टडीज हम लोग करा रहे हैं. सो आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिस कोर्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. देखिए, in this chapter we have already covered three methods: NPV, IRR, payback method, right? So today we will continue with accounting rate of return method. So NPV and IRR method जो है वो क्या है हमारे? वो हमारे discounted method है जिसमें हम time value of money को consider करते हैं, right? और जो हमारा पेबैक मेथड और ARR मेथड है, ये दोनों ही मेथड क्या है? ये दोनों मेथड हमारे नॉन डिस्काउंटेड मेथड होते हैं, नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स होते हैं और इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बस समराइज करेंगे इन चारों मेथड्स को सो दैट कि आप डिफरेंशिएट कर पाए इन मेथड्स में. चलिए, accounting rate of return ARR method. Accounting rate of return, also known as average rate of return or simple rate of return, measures the profitability of an investment by using the accounting profit given in the financial statements. So accounting rate of return जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं, ये क्या करता है मेथड? ये मेथड हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है यूजिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट. कि हमारा जो अकाउंटिंग में मतलब हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने P&L बनाया, सो इस P&L में हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है या लॉस आया है सपोज, सो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट किया है या ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा. सो बाकी के जो मेथड्स हैं वो देखते हैं डायरेक्टली कि जो इन्वेस्टमेंट की है उससे जो रिटर्न्स आएंगे, बाकी सब मेथड उनके ऊपर बेस्ड है जिसको हम कैश फ्लोज कहते हैं. बट ARR इज द ओनली मेथड विच टेक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट इन द अकाउंट, राइट? सो वो किस तरह से कैलकुलेशन करता है वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है बाय यूजिंग दी अकाउंटिंग प्रॉफिट. कि कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करके या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगा के अल्टीमेटली हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है बिजनेस का, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है. सो इट इज मेजर्ड बाय द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट? सो दिस इज द ओनली मेथड व्हिच डज नॉट यूज कैश फ्लोज, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the accounting income is arrived after providing for depreciation, whereas in other methods like NPV or IRR, we take cash flows of the project into consideration. So यहाँ पर इस मेथड में हम जो हमारी अकाउंटिंग इनकम है उसको हम लोग लेते हैं, उसको कंसीडर करते हैं. बट एनपीवी और आईआरआर में हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज क्या है उनको कंसीडर करते हैं, right? So this is the major difference between ARR method with other methods. So the project having a higher ARR will be ranked higher than the project having a lower ARR.
तो जिस प्रोजेक्ट का भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा उसको हम ज्यादा रैंक देंगे, या आप कह लीजिए वो बेस्ट होगा एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट विच हैज लो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो एक बार देख लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको समझेंगे एक न्यूमेरिकल और एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो देखिए, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट विथ लाइफ स्पेन ऑफ 4 years आर एज अंडर। सो ये हमें 4 years के प्रॉफिट्स दिए। फर्स्ट ईयर में हमारा जो नेट प्रॉफिट आया कंपनी का वो था 52,000, सेकेंड ईयर में आया 56,000, थर्ड ईयर में आया 59, एंड फोर्थ ईयर में आया हमारा 57,000। तो ये हमने अपने 4 सालों के प्रॉफिट ले लिए। अगर हमारे प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16 लाख रुपीज है, सो व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट 4 years का प्रॉफिट और हमने जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने की इन्वेस्टमेंट की है। सो देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का वो है ये। Accounting rate of return is equals to average profit after tax divides by average value of investment. So क्या है हमारा फॉर्मूला? ARR is equals to average profit divides by average investment, right? So क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? अब हमें बोला एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे? 4 years का प्रॉफिट हमें अवेलेबल है, तो हम 4 years के प्रॉफिट का टोटल करके उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब हमने इन सब को हमने टोटल किया, सो टोटल एक बार कर लेते हैं, 52, 56, 59 एंड 57। सो ये हमारा टोटल आ रहा है 224,000 डिवाइड्स बाय 4। सो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो आया है 56,000, राइट। क्या आया है? 56,000। तो ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमारा 56,000। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? जो भी हमें इन्वेस्टमेंट दिया होगा उसको हम डिवाइड्स बाय 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो वो हमारा आ गया 8 लाख रुपीज। सो 56,000 डिवाइड्स बाय 8 lakh into 100 is equals to 7%। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या आया है? 7%। कि इस प्रोजेक्ट को लगाने से हमें जो बेनिफिट हुआ है वो 7% का हुआ है, राइट। सो एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला और इसको किस तरह से हमने सॉल्व किया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एवरेज निकाल लिया हमने प्रॉफिट का और इन्वेस्टमेंट का, दोनों को डिवाइड कर दिया। क्योंकि इसका आंसर परसेंटेज में आता है तो इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 7%। क्लियर? चलिए, सो देखिए, क्या हमारी जो फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं ये एनफ है पास करने के लिए एग्जाम को? सो आंसर इज नो, नॉट एनफ। इनसे आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे, राइट, ऑब्वियसली।
दीज क्लासेस विल बी हेल्पफुल। लेकिन अगर आपको पूरा आपको एग्जाम अगर कंप्लीट करना है, पास करना है, तो उसके लिए आपको जो सिलेबस है उसको फुली कवर करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं और हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। वो हमारे अवेलेबल हैं हमारे इस वेबसाइट और हमारे इस ऐप पे। सो आप इन हमारे ऐप पे जाइए और हमारे जो ये वीडियो लेसन्स हैं जिसमें पूरा फुल सिलेबस कवर किया गया है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, राइट। सो आप ऐप विजिट कीजिए और वहां पर ये जो भी आपके पास वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अवेल कीजिए। और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और लो प्राइस पे अवेलेबल है। सो काइंडली गो थ्रू वंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटीज, डीपीजीएस। सो ये क्या होता है, डीपीजीएस क्या होता है? When purchaser of a fixed asset does not pay to the supplier immediately but pays according to an agreed payment schedule and the bank guarantees this payment. So deferred payment guarantees या जिसको हम बैंक गारंटीज कहते हैं, ये क्या होता है? इनमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज किसी परचेजर ने फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली है और वो अभी उसने पेमेंट नहीं की है, सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं की है, वो पेमेंट एक पर्टिकुलर शेड्यूल में करेगा, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। सो इस शेड्यूल के लिए जो बैंक है वो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, गारंटी करते हैं कि ठीक है आप इनको उधार आप ये एसेट बेच दीजिए और अगर ये नहीं पे कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम पे करेंगे, राइट। सो इस तरह की बैंक क्या करता है, गारंटी दे देता है। उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। ये जो मेथड है ये नॉन फंड बेस्ड मेथड है फॉर फाइनेंसिंग फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर बैंक अभी कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है, कि बैंक लोन नहीं दे रहा है कि ठीक है आप ये फिक्स्ड एसेट परचेज कर लीजिए और हम आपको लोन दे देंगे। नो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक सिर्फ गारंटी दे रहा है कि आप इनको दे दीजिए, अगर ये इन्होंने डिफॉल्ट किया तो हम लोग पे करेंगे, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन फंड बेस्ड मेथड, राइट। If the purchaser default, then the bank has to pay the same and the fund exposure becomes fund based till the amount recovered from the purchaser. और अगर परचेजर ने डिफॉल्ट कर दिया, सपोज जिसने ये एसेट परचेज की है उसने अगर डिफॉल्ट किया और नहीं उसने ये जो पेमेंट है उसने नहीं की, तो क्योंकि बैंक ने गारंटी दिया हुआ है तो फिर बैंक को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। और उतने ड्यूरेशन के लिए जितना बैंक पे करेगा फिर परचेजर उसको रीपे करेगा, तो उतने ड्यूरेशन के लिए जो हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या बन जाएगा, ये फंड बेस्ड बन जाएगा। सो नॉर्मली ये क्या है, नॉर्मली ये नॉन फंड बेस्ड है, राइट। नॉर्मली क्या है, नॉन फंड बेस्ड है। लेकिन अगर परचेजर डिफॉल्ट कर देगा, सो फॉर दैट ड्यूरेशन in which bank has to pay the amount to the seller, और जितने टाइम में वो परचेजर से रिकवर करेगा तो उतने टाइम के लिए ये जो सिस्टम है हमारा ये क्या बन जाएगा, फंड बेस्ड बन जाएगा, राइट। क्लियर। सो ये हमारा डेफर्ड पेमेंट गारंटीज का कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये नॉन फंड बेस्ड होता है जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट होगा तो फिर वो फंड बेस्ड बन जाएगा, राइट। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे अब मिक्स क्वेश्चंस हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, what happens to the IRR of successive projects as the firm arranges more capital? अगर हमारी जो कंपनी है वो ज्यादा कैपिटल रेज करती है तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सक्सेसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके आईआरआर के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए,
it remains constant. Option B, it increases. Option C, it decreases. Option D, it fluctuates randomly. बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? So its answer will be option number C, that is, it decreases the IRR when successive projects are there और फॉर्म और ज्यादा कैपिटल रेज करती है, राइट? तो हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which factor increases as the total capital requirement go up in a firm? सो कौन सा फैक्टर हमारा इंक्रीज होता है अगर हमारी जब हमारी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है? ऑप्शन ए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ऑप्शन बी, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑप्शन सी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. ऑप्शन डी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो बताइए. ये हम लोगों ने इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट जो हमने चैप्टर किया था 24th, उसमें हमने पढ़ा था. इसका आंसर है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो जो वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज करता है जब हमारा टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 24 है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये जो चैप्टर्स है, ये जो टॉपिक्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट? सो आप देखेंगे कि जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में टॉपिक कवर किए हैं वो हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन देखिए. What does the weighted marginal cost of capital represent for a firm? So जो weighted marginal cost of capital होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फर्म को? ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग. ऑप्शन बी, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल. ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो भी हम एडिशनल कैपिटल रेज करेंगे उसको हम किस रेट पे करेंगे? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ अ फर्म? ऑप्शन ए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ फर्म कैन रेज. ऑप्शन बी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल required for a project. Option number C, the point where IRR equals weighted marginal cost of capital. Option D,
the level where all projects have the same IRR. बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? So its correct answer will be option number C, the point where IRR equals to weighted marginal cost of capital. So उसको हम बोलेंगे optimal capital budget. So जहां पर हमारा IRR इक्वल होगा किसके? weighted marginal cost of capital के. So at this point we can say that it is our optimal budget. मतलब ना कम ना ज्यादा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which principle guides a firm to determine whether to take a project or not based on its IRR? So जब हम IRR के बेस पे हम देखते हैं या कौन सा प्रिंसिपल हमारा डिटरमाइन करता है कि हमें प्रोजेक्ट को लेना है कि नहीं लेना है? ऑप्शन ए एनपीवी रूल, ऑप्शन बी IRR रूल, ऑप्शन सी पेबैक पीरियड रूल, ऑप्शन डी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रूल. So obviously this question is very easy. IRR मेथड में हम लोग क्या करेंगे? IRR रूल को अप्लाई करेंगे, राइट? चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं. What does the NPV of a project represent? Option A, difference between total cash inflows and total cash outflows discounted at the cost of capital. Option B, total cash inflows discounted at the cost of capital. Option C, total cash inflows minus total cash outflows. Option D, total cash inflows without discounting. यहाँ पर आउटफ्लो आएगा एंड यहाँ पर इनफ्लो. सो बताइए क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का? चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. दैट मीन्स एनपीवी क्या होता है हमारा? एनपीवी होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट? हमारा जो कैश इनफ्लोज हैं, कौन से वाले? डिस्काउंटेड. सो जो हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं उसको जब हम माइनस कर देते हैं हमारे कैश आउटफ्लोज से, तो वो हमारा क्या बनता है? एनपीवी, राइट? कैश आउटफ्लो मतलब जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, सो दैट इज कंसीडर्ड एज कैश आउटफ्लो. और उस पैसे को लगा के हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, हमें जो कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं, उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा, राइट? और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एनपीवी. क्लियर? सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन ए. सो देखिए अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे. उससे पहले आप देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप क्लास को देख रहे हैं, सो आपके जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं. और अगर और कोई क्वेरी है तो आप हमें इस जीमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको क्लास यूजफुल लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ आप उनको शेयर कीजिए.
और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी मिलती रहें, राइट, ऑन टाइम, क्योंकि हमारी मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में हमारी क्लासेस चल रही हैं फॉर जेआईबी सीआईबी बोथ, एंड इवन फॉर प्रमोशन एग्जाम्स, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. Which financial metric is used to evaluate the profitability of a project by taking into account the time value of money? So इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं? ऑप्शन ए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन बी पेबैक पीरियड, ऑप्शन सी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? So the correct answer will be option number सी, दैट इज एनपीवी. क्योंकि हमने पढ़ा है एनपीवी और आईआरआर हमारा जो मेथड है, ये दोनों मेथड हमारे कैसे हैं? ये दोनों मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, राइट. सो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? एनपीवी. और बाकी के जो मेथड्स हैं लाइक एआरआर, पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये सब मेथड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते. दैट मीन्स कि ये उस चीज को कंसीडर नहीं करते कि फ्यूचर में मिलने वाला जो पैसा है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम रहेगी. सो ये उस चीज को इग्नोर करते हैं. ओनली मेथड्स एनपीवी एंड आईआरआर कंसीडर्स दिस, कि फ्यूचर में मिलने वाले जो कैश फ्लोज हैं उनकी वैल्यू आज के कंपैरिजन में कम होगी, राइट. कि अगर हमारे पास आज की डेट में हमारे पास 500 है और 2 साल बाद हमें जो 500 मिलेंगे, तो इन 500 की जो कीमत है वो कम होगी इन प्रेजेंट के 500 से, राइट. सो जहां पर हम इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, सो उन मेथड्स को हम कहते हैं डिस्काउंटेड मेथड्स. और उन मेथड्स में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं. और ऐसे हमारे दो मेथड्स हैं, नंबर 1 एनपीवी एंड नंबर 2 आईआरआर, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8. What does a decreasing IRR for successive projects indicate about a firm's capital budgeting? Option A, it signifies a reduction in the cost of capital. Option B, it suggests increasing risk associated with projects. Option C, it indicates a decrease in the firm's profitability. Option D, it implies diminishing returns to scale. So बताइए, what can be the right answer? ये हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले. बताइए क्या हो सकता है आंसर? सो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट implies diminishing returns to scale, right. So option number D will be correct.
9th क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल गाइड्स द फर्म टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी? ऑप्शन ए पेबैक पीरियड रूल, ऑप्शन बी एनपीवी रूल, ऑप्शन सी आईआरआर रूल, ऑप्शन डी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रूल। देखिए, जब भी हमारा जो एनपीवी है, एनपीवी में तीन केस बनते हैं। एक, जब हमारा एनपीवी नेगेटिव है, एक जब हमारा एनपीवी 0 है, और एक जब हमारा एनपीवी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है, तब तो हम उस प्रोजेक्ट को विदाउट एनी डाउट एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हमारा एनपीवी नेगेटिव है, तो हम उसको क्लियरली रिजेक्ट कर देंगे, राइट। लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट 0 है, एनपीवी अगर उसका 0 आ रहा है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, किसी अदर मेथड को हम कंसीडर करके देखेंगे कि कोई दूसरा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है, ये जो प्रोजेक्ट है वो सूटेबल है या नहीं है। तो अगर वो मेथड जस्टिफाई कर देता है कि ठीक है, जो हमारा एनपीवी भले ही 0 आ रहा है इसका, लेकिन दूसरे मेथड से ये इसमें ये है कि ये क्लियरली इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई और मेथड इसको जस्टिफाई करता है, तो वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इवन इफ द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सो इसमें हमारे एनपीवी रूल्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, what is the primary objective of a firm when selecting projects for its capital budget? So primary objective क्या होता है फर्म का जब वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं अपने कैपिटल बजट के लिए? So option A, maximizing the weighted average cost of capital. Option B, maximizing the payback period. Option C, maximizing shareholder wealth. Option D, maximizing the accounting rate of return. So बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? Which option will be correct? बताइए, अगर हमारा कोई कैपिटल बजट होता है, तो हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? So its correct answer will be option number C, that is maximizing the shareholder wealth. क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि उस कंपनी के जो ओनर्स हैं, उस फर्म के जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके, राइट। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म, राइट। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर। सो थैंक यू so much, and we will continue tomorrow with the next chapter. Thank you so much.